चलिए, कम्युनिकेशन नहीं हुआ क्या अच्छे से? नहीं मैम, कोई आया ही नहीं। एब्सेंट हो गए सारे के सारे। चलिए, छुट्टियां अच्छी लगती हैं। चलिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि रिकॉर्डिंग है क्लास, ठीक है इसको, ठीक है, ऑलराइट, कोई इशू नहीं है। चलिए, देखिएगा, एडमिशन एंड कन्फेशन। ओके, दो स्टेटमेंट है एडमिशन एंड कन्फेशन को लेकर के, दोनों स्टेटमेंट को समझिएगा क्योंकि दोनों पेपर में पूछा जाता है। एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन, हर एक संस्वीकृति स्वीकृति नहीं है। तो पहला तो अपनी कॉपी में ये लिख लीजिएगा। और दूसरा, एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन, हर एक कन्फेशन में एडमिशन अपने आप ही शामिल होता है। ठीक, चलिए, तो अब समझते हैं कि एडमिशन है क्या, कन्फेशन है क्या। एडमिशन के बारे में जब हम प्रावधान पढ़ना शुरू करेंगे तो धारा 17 से धारा 23 इसके बारे में इनिशियल प्रावधान है। धारा 31 प्रभाव बताता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के बारे में, विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में यदि किसी व्यक्ति ने क्या किया है, स्वीकृति कर ली है, तो इस स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा। तो धारा 31 बोलती है कि उसका प्रभाव होगा एज अ स्टॉपल, यानी कि अब उस व्यक्ति को अपने उस कथन से मुकरने नहीं दिया जाएगा जो उसने एक बार कथन कर लिया है। तो उसका प्रभाव क्या है, तो प्रभाव है सेक्शन 31 में केवल एज ए स्टॉपल काम करता है कि अब उसको मुकरने नहीं दिया जाएगा। ठीक, किस किस संबंध में हो सकता है एडमिशन, तो एडमिशन सिविल मैटर में भी हो सकता है, एडमिशन क्रिमिनल मैटर में भी हो सकता है, दोनों में से किसी के भी बारे में हो सकता है। लेकिन किसके संबंध में होगा, तो दो के संबंध में होगा। या तो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, आप पक्षकार है, आप आकर के कोई बात कह रहे हैं, या फिर फैक्ट इन इशू के बारे में। इसके अलावा किसी अन्य के बारे में कोई एडमिशन नहीं होगा। ठीक, चलिए देखिएगा कन्फेशन। तो कन्फेशन के बारे में प्रावधान है धारा 24 से लेकर के धारा 30। ठीक, और 31 में फिर कन्फेशन के बारे में, सॉरी, एडमिशन का स्टॉपल के बारे में बताया हुआ है। तो धारा 24 से धारा 30 कन्फेशन के बारे में बताता है कि कन्फेशन है क्या। ठीक, तो अगर मैं बहुत आम भाषा में बोलूं तो कन्फेशन का मतलब है कि अपने द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति। ठीक है ना, कि हाँ मैंने चोरी की है। मैं मजिस्ट्रेट के पास गई, 164 की प्रक्रिया हो रही थी, मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था, क्रिमिनल कन्फेशन। तो मैंने क्या किया, उसने मेरे से पूछा कि क्या तुमने ये अपराध किया है, मैंने बोला हाँ मैंने ये अपराध किया, और मैंने नीचे अपना साइन कर दिया। तो मैंने उस अपराध के बारे में जो स्वीकारोक्ति कर ली है, जो एक्सेप्टेंस कर लिया है अबाउट दैट ऑफेंस, यही कहलाता है कन्फेशन। और ये हर मामले में केवल जुडिशियल होता है, ओनली जुडिशियल। ठीक, या केवल क्रिमिनल मामले में होता है कन्फेशन। ठीक, सिविल मामले में कन्फेशन आपका नहीं होता। ठीक, तो कन्फेशन कितने प्रकार का है, केवल एक प्रकार का है, जुडिशियल कन्फेशन। ठीक, और सिविल मैटर में भी हो सकता है एडमिशन, और क्रिमिनल मैटर में भी हो सकता है एडमिशन। चलिए, अब ये एक छोटा सा डायग्राम है, ऐसा हमारे कॉलेज में समझाते थे कि स्टेटमेंट क्या है, एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है। मैम कन्फेशन सिर्फ जुडिशियल होता है? जी, मैम एक्स्ट्रा जुडिशियल फिर वो क्या कैटेगरी होती है? एक से देखिए, जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल बोलिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिविल मत बोलिएगा। ठीक, चलिए, ओके मैम। जुडिशियल का मतलब होता है कि जज बैठा हुआ है, उसने हमसे पूछा कि तुमने अपराध किया है, मैंने बोला हाँ किया, 164 की कार्रवाई रिकॉर्ड हो रही थी। ठीक, तो वो मेरा हो जाएगा जुडिशियल कन्फेशन। जज को छोड़ करके अन्य किसी व्यक्ति से मैं अपराध की स्वीकारोक्ति कर रही हूँ, तो ये कहलाएगा कौशी जुडिशियल। ठीक, चल, न्यायकेतर ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में उसे। ठीक है, चलिए, अब ये तीन चीजें समझिएगा। एक चीज होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कि कथन, फिर होता है एडमिशन, और फिर होता है कन्फेशन। ठीक,
व्यक्ति आया, सबसे पहले कोई तथ्य के बारे में बता रहा है, केवल स्टेटमेंट कर रहा है, ठीक है ना, कि वहां पर चोरी हुई है। तो ऐसा उसने जो कहा है ये क्या है, ये कथन। ठीक, तो सबसे पहली आउटर लेयर जो होती है किसी के बारे में वो होती है कथन। फिर वो व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि हाँ वो चोरी मैंने की। ठीक, तो हालांकि एडमिशन भी है और कन्फेशन भी है, दोनों एक साथ हो गया। ठीक, तो एक व्यक्ति आया और उसने किसी अपराध के बारे में या किसी तथ्य के बारे में स्वीकार किया है, चाहे सिविल से रिलेटेड हो चाहे क्रिमिनल से रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलेंगे एडमिशन। लेकिन वहीं पे उसने किसी अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली है कि हाँ ये अपराध मैंने ही किया है। ठीक, ये जो मर्डर हुआ है वो मैंने किया है। अग्नु नगेसिया टाइप का आदमी है बिहार का, वो आके बोलता है कि मैंने अपनी बड़ी मम्मी, उसके सारे दामाद, उसकी सारी बेटियों को, सबको मैंने मार दिया है और ले जा करके जो चाकू है वो वहां पे दफना दिया है और सारी डेड बॉडी मैंने वहां पे फेंक दी है। तो ऐसा करके जो वो आ रहा है बताने, उसको हम क्या बोलेंगे, हालांकि है वो कन्फेशन पर वो कन्फेशनल एफआईआर थी। ठीक है, तो हालांकि ये केस मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। ठीक, एक है आपका स्टेटमेंट, दूसरा है आपका एडमिशन और तीसरा है आपका कन्फेशन। ठीक, प्रत्येक कन्फेशन एडमिशन है, लेकिन हर एडमिशन अपने आप में कन्फेशन नहीं। ठीक, चलिए इसको लिखना है तो मैं और बता देती हूँ। ये केवल क्रिमिनल मैटर पे होती है, लेकिन दो प्रकार का कन्फेशन हो सकता है, जुडिशियल न्यायिक जिसे हम बोलते हैं, और एक है क्वासी जुडिशियल। अर्ध न्यायिक या गैर न्यायिक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने न्यायालय के समक्ष खड़े होकर के जज साहब से जो कुछ भी बोला है धारा 164 की कार्यवाही में, वो सब कुछ आपका जुडिशियल कन्फेशन होगा। ठीक, अपराध की स्वीकारोक्ति आप जाकर के जज साहब से ही करे ले रहे हो, तो वो आपका जुडिशियल कन्फेशन है। जज को छोड़ करके अन्य किसी प्राधिकार के सामने आप बोल रहे हो, ठीक, किसी अधिकरण के सामने बोल रहे हो, पुलिस वाले से बोल रहे हो, रास्ता चलते कोई व्यक्ति मिल रहा है उससे बोल रहे हो, तो उससे आप अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर रहे हो, तो ये आपका कहलाएगा कॉसी जुडिशियल। ठीक, चलिए निकाल लीजिएगा सेक्शन 17। हटा दूं मैं इसको। चलिए, धारा 17 सेम यही बात बोलता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी अपराध के संबंध में या किसी तथ्य के संबंध में, ठीक, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन क्या कहलाता है, एडमिशन कहलाता है। और वो किस किस के संबंध में होगा, तो या तो वो रेलेवेंट फैक्ट के संबंध में होगा या तो फैक्टिंग इशू के संबंध में होगा। देखिएगा अपने बैरेक में सेक्शन 17, एडमिशन डिफाइंड। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, मैंने पहले बताया था, सबसे आउटर लेयर होती है स्टेटमेंट, सबसे पहले कथन किया जाता है। मेड ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक, तो इसको थोड़ा अपन और आगे बढ़ा देते हैं कि एडमिशन होगा कैसे। तो आप चाहो तो ओरल बोल लो, मौखिक, या फिर रिटन, लिख करके जाओ, लिख करके बोलो। ठीक, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री भी बोलते हैं। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी एडमिशन हो सकता है, तो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी हो सकता है। ठीक, चलिए, जो क्या करेगा, जो सजेस्ट करेगा इंटरफेरेंस को किस चीज के बारे में, या तो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में या तो फैक्टिंग इशू के बारे में। ठीक, चलिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विषय के संबंध में, चाहे रेलेवेंट फैक्ट हो चाहे फैक्टिंग इशू हो के संबंध में, चाहे ओरल हो चाहे लिखित हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई कथन किया जाता है, तो ये जो कथन है यही क्या है, आपका स्वीकृति है, एडमिशन है, धारा 17 के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला देखिएगा कि ये स्वीकृतियां कर कौन कौन सकता है। हु में एडमिट या हु में मेक एन स्टेटमेंट। चल,
एक तो आपका धारा 17 बोल रहा है कि संविदा के पक्षकार हैं, वही बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके संबंध में 3 धाराएं, धारा 18, धारा 19 और धारा 20। धारा 18, धारा 19, धारा 20। ठीक, चलिए धारा 18 में लिखिएगा पार्टीज टू द सूट। इसको ऐसा तैयार करना कि आज ही घर जाके इसका एक मेंस का आंसर आपका तैयार। ठीक है, चलिए कौन करेगा? तो सबसे पहले तो पार्टीज कर सकती हैं, जो भी वाद के पक्षकार हैं, दोनों में से कोई भी पक्षकार आए, अपने अपने भाग के लिए क्या करें, स्वीकृति कर करके चले जाएं। ठीक, तो पार्टीज टू द सूट। और कौन कर सकता है? तो ऑथराइज्ड एजेंट कर सकता है, वो भी धारा 18 में ही है। कोई एजेंट है जिसको ऑथराइज किया गया कि जाओ मेकर से जाकर के स्वीकृति करके आता। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, कौन होता है आदमी जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होता है? तो मोस्टली हमारा जो वकील होता है, जो अटॉर्नी होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में ही होता है। ठीक, एंड लास्ट है इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक, तो इतने 4 लोग धारा 18 कहती है कि लोग क्या कर सकते हैं, किसी मामले में आकर के स्वीकृति कर सकते हैं। जो पक्षकार है, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर और अन्य कोई हितबद्ध व्यक्ति, अन्य कोई इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक, तो जिसका भी सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है वो व्यक्ति आएगा और धारा 18 के अंतर्गत चाहे रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, चाहे फैक्ट इन इशू के बारे में कोई ना कोई स्वीकृति करके जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा धारा 19, पर्सन हैविंग प्रीवियस टाइटल। धारा 19, ठीक, विषय वस्तु के संबंध में भले आज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज आपके पास कोई टाइटल नहीं, लेकिन पहले आपके पास टाइटल था संबंधित वस्तु के संबंध में या जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके संबंध में, तो धारा 19 बोलती है आप भी आइए और आप भी स्टेटमेंट करके जाइए। स्टेटमेंट यानी कि एडमिशन करके जाइए। ठीक, तो आपका पहले कोई सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रहा, आप उस नाते से आइए और आ करके एडमिशन करके जाइए। और कौन कर सकता है? थर्ड पर्सन, अन्य व्यक्ति द्वारा कथन। ठीक, तो कोई अन्य व्यक्ति है जो ना तो पार्टीज टू द सूट है, ना तो उसका इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी वो आकर के एडमिशन करके जाना चाहता है, तो उसका कथन यदि रेलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू के बारे में कोई सजेशन दे रहा होगा तो न्यायालय उसको अनुमति दे देगा कि ठीक है आओ और आकर के संबंधित मैटर में एडमिशन करो। ठीक, तो यदि क्वेश्चन आएगा सीधा यही कि थर्ड पर्सन किस धारा के अंतर्गत स्वीकृति कर सकता है, तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 19 के अंतर्गत। ठीक, चलिए और धारा 20 पे लिखिएगा रेफरी। रेफरी या आर्बिट्रेटर। रेफरी या आर्बिट्रेटर, धारा 20 निकाल लीजिएगा बैरक में। एक ही इलस्ट्रेशन है धारा 20 के संबंध में, उसको समझिएगा क्या कह रहा है धारा 20। यानी कि 2 लोगों के बीच कोई संविदा चल रही है, मैंने एक व्यक्ति आया, उसने मेरे से पूछा घोड़ा कैसा है, मैंने बोला जाके सी से पूछ लो, सी जो बोलेगा वही सही है। तो मेरी तरफ से कथन कर कौन रहा है? कोई अन्य व्यक्ति, तो वो भी यदि स्वीकृति कर रहा है तो धारा 20 कह रही है कि ऐसे व्यक्ति का कथन भी क्या माना जाएगा? एडमिशन माना जाएगा धारा 20 के अंतर्गत।
ठीक, तो मैंने जिस किसी को रेफर किया है मामला कि ये घोड़े की देखरेख करता है, घोड़े की एक्चुअल पोजीशन आपको यही बता पाएगा, जो वो बोले वही मेरा कथन। ठीक, तो जिसको मैंने रेफर किया है उस रेफरी ने जो कुछ भी कहा है वो भी क्या माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा धारा 20 के अंतर्गत। ठीक, देखिएगा प्रश्न यह है कि क्या का द्वारा खा को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है? खा से का कहता है कि जाकर गा से पूछ लो, गा इस बारे में सब कुछ जानता है, गा का यह कथन स्वीकृति। ठीक, तो सी जो कुछ भी बताएगा घोड़े के बारे में वो सब कुछ स्वीकृति के अंतर्गत काउंट होता चला जाएगा। ठीक, चलिए हटा दूं, बढ़िया है। सबसे पहले एडमिशन के बारे में इंट्रो लिखिएगा, यहां से यहां इसका प्रावधान है। एडमिशन मतलब ये होता है, इतने इतने प्रकार का होता है, कौन एडमिशन कर सकता है। अगला आपका मेंस के आंसर में आपका अगला सिनॉप्सिस यही बनेगा, हु में एडमिट 18, 19, 20, एक इलस्ट्रेशन। ठीक, चलिए अगला देखिएगा सेक्शन 21, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका जो प्रावधान है वो सेक्शन 21 और 23 ही तो है। चलिए निकाल लीजिएगा बेरेक में सेक्शन 21। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। ठीक, तो जो भी स्वीकृतियां की गई हैं तो वो किसके अगेंस्ट साबित की जाएंगी। ठीक, तो सीधा लिखिएगा एडमिशन इज रेलेवेंट, तो किसके विरुद्ध सुसंगत होती हैं, उसके विरुद्ध सुसंगत होती हैं जो वो स्वीकृतियां करता है। ठीक, अगेंस्ट whom made it। ठीक, तो जिस किसी ने भी इसे किया है या जिस किसी ने भी इसे एडमिट किया है ये उसी के विरुद्ध जाकर के क्या हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। यही है एडमिशन। ठीक, कि मैं एडमिशन कर रहा हूं, मैंने बोला है कि मैंने चोरी की है, किसके विरुद्ध सुसंगत होगी, मेरे ही विरुद्ध सुसंगत होगी। ठीक, चलिए देखिएगा बेरेक में, एडमिशन आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक देम। ठीक, तो साबित भी किसके विरुद्ध की जाएगी, मेरे ही विरुद्ध की जाएगी। तो रेलेवेंट के साथ साथ प्रूफ भी लिख लीजिएगा, रेलेवेंट भी मेरे अगेंस्ट है और साबित भी मेरे अगेंस्ट ही की जाएगी। ठीक, चलिए or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who made them by or his representative in interest except in following case। ठीक, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी। ठीक, तो इसके कुछ अपवाद हैं, उनको देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो सबसे पहला अपवाद क्या है, सबसे पहला अपवाद है सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन हम किससे करते हैं, व्यक्ति मरते मरते किसी अन्य को बता करके चला गया, अब वो अन्य व्यक्ति जिंदा है जिसको बता करके गया, तो वो न्यायालय में जाकर के कथन करता है। सामान्य नियम क्या है कि आपके साथ घटना हुई है, आप आओ, आप अपने बारे में बोल करके जाओ। ठीक, तो आपके विरुद्ध रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन इसका जस्ट अपोजिट है, मरने वाला व्यक्ति तो मर गया, अब बोल के हम किसी और के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो जो व्यक्ति मर गया है वो तो आएगा नहीं बोलने, उसकी तरफ से कौन बोलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, तो वो जो बोल रहा है वो भी सुसंगत हो जाएगा। ठीक, दूसरा सेक्शन 14 स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। मन की दशा के बारे में कोई कथन। और लास्ट लिखिएगा रेलेवेंट एज कंडक्ट।
रेलेवेंट एज कंडक्ट। ठीक, धारा 8 अगर आपको धारा लिखनी हो तो लिख लीजिएगा। ठीक, जब आप डायरेक्ट अपना पढ़ेंगे 1 2 3 तो तीनों को पढ़ करके यही चीज आपको निकल के आएगा सामने। ठीक, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ है उसका मतलब ये निकलेगा सेक्शन 32 कि पहला अपवाद है धारा 32, दूसरा है धारा 14 और तीसरा है धारा 8। ठीक, और सामान्य नियम क्या है, जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट किया है उसी के विरुद्ध साबित भी की जाएगी और उसी के विरुद्ध रेलेवेंट भी है। ठीक, लेकिन 3 ही अपवाद है तो तीनों अपवादों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हटा दूं? चलिए, अगला देखिएगा धारा 22। चलिए, सामान्य परिस्थिति ये है कि एडमिशन है, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कब ओरल एडमिशन दिया जा सकेगा, किसके बारे में, किसी दस्तावेज के बारे में। देखिएगा सेक्शन 22 अपने डायरेक्ट में, when oral admission as to content of document are relevant। तो ओरल एडमिशन है, किस बारे में है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। दस्तावेज की अंतर वस्तु। ठीक, तो सामान्य नियम क्या है, धारा 91 92 कहती है कि कोई भी लिखित है तो लिखित को लिखित के द्वारा साबित करो। ठीक, लेकिन उस चीज का अपवाद है। ठीक, चलिए, क्या बोल रहा है, लिखित है कोई दस्तावेज, आप उसके संबंध में मौखिक आकर के बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब, दो ही परिस्थिति है। पहली परिस्थिति ये है कि जब जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन। genuineness of document is in question। ठीक है ना, जब दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है इसी चीज पे विवाद है। और दूसरा, जब आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए क्या है, लायबल है या एंटाइटल्ड फॉर सेकेंडरी एविडेंस। एंटाइटल्ड फॉर सेकेंडरी एविडेंस, इसकी धारा लिखनी हो तो लिख लीजिएगा अंडर सेक्शन 65। ठीक, सेक्शन 65 में जब आप पढ़ेंगे, 1-2 दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम बताएंगे कि कब व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है। ठीक, तो उसमें बहुत सारी कारण है कि या तो पहला साक्ष्य मिल नहीं रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया है, या तो पहला साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के पास में है जो ला करके न्यायालय में प्रेजेंट नहीं करेगा, या फिर उसको न्यायालय तक लाना बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यदि होता है तो न्यायालय बोल देता है ठीक है प्राइमरी एविडेंस रहने दो, सेकेंडरी एविडेंस दे दो। तो दो आधार है जब आप किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए कोई ओरल एडमिशन कर सकते हैं। तो पहला ये याद रखिएगा कि जब जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में हो या फिर पार्टीज आर एंटाइटल फॉर सेकेंडरी एविडेंस। ठीक, ये दोनों आधार आपको याद रखने। ठीक, चलिए, अब सेक्शन 22 पढ़ रहे हैं तो 22A भी देख लीजिए। कैपिटल A। तो ये सब कुछ 2000 एक्ट के द्वारा जोड़े गए थे, 17/10/2000। देखिएगा, कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृति की जा सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट के संबंध में था, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में है। When content of electronic record may be proved by oral admission।
तो धारा 22 में हमने दो आधार पढ़े हैं। पहला है जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन एंड सेकंड है लायबल फॉर सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन जब हम 22A पढ़ेंगे तो देखिएगा केवल एक ही आधार लिखा होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत है, सबसे लास्ट लाइन उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। व्हेन जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, तो एक ही आधार है, उसको लिख लीजिए। जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। ठीक, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया गया है उसी के बारे में कोई डायलेमा जैसी सिचुएशन है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, सामान्य नियम ये है, दस्तावेज पेश किया गया है, आप मौखिक स्वीकृति मत करिए, आप दस्तावेज प्रस्तुत करिए। ठीक, लेकिन धारा 22 और धारा 22A बोल रही है कि भले दस्तावेज है, भले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, लेकिन हम स्वीकृति कैसे करेंगे, मौखिक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दस्तावेज के संबंध में ही क्या है, या तो उसका जेन्युइननेस क्वेश्चन में है, या फिर मैं लायबल हूं, या मेरे को एम्पावर किया गया है कि मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकती हूँ। सेकेंडरी एविडेंस जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन सेक्शन 22। अब वही 22A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात आएगा, तो केवल एक आधार है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपने आप में जेन्युइननेस उसका क्या है, क्वेश्चन में। ठीक, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। जोड़ा कब से गया है, 17/10/2000, ये डेट आपको याद रखनी है। आईटी एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है और 17/10/2000 से जोड़ा गया है, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में एडमिशन धारा 22 कैपिटल A। चलिए लास्ट धारा देखिएगा इसकी, सेक्शन 23 की कन्फेशन में कल पढ़ाऊंगी। ठीक, चलिए एडमिशन के संबंध में लास्ट धारा है धारा 23, देखिएगा, क्योंकि 24 से आपका कन्फेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सीधा हेडिंग को देख करके ऐसा लगेगा जैसे रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। हेडिंग आपका है एडमिशन इन सिविल केस व्हेन रेलेवेंट, तो इसी को लिख लीजिए। तो सामान्य परिस्थिति ये है कि आप सब्जेक्ट मैटर से संबंधित हैं, आप कोई स्वीकृति करके जा रहे हैं, आपके विरुद्ध सुसंगत रहेगी। ठीक, आपके विरुद्ध रेलेवेंट रहेगी, लेकिन कब रेलेवेंट नहीं है, तो इसके दो अपवाद हैं। पहला, जब पक्षकारों ने पहले ही कोई संविदा साइन कर ली हो कि अभी इस कमरे में बैठ करके जो जो भी बातें होंगी वो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जाएंगी। स्टेटमेंट इज मेड अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट नॉट टू बी गिवन। ठीक है ना, लोगों ने बैठ करके जहां पे भी बातें कर रहे हैं, जहां पे भी स्वीकृति कर रहे हैं, करने से पहले उन लोगों ने क्या किया, एक क्लॉज साइन कर लिया, या आपस में इस बात को उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस कमरे में बैठ करके जो भी बातें होंगी वो न्यायालय के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाई जाएंगी। ठीक, और अगर ऐसा है तो ऐसा एडमिशन क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। देखिएगा धारा 23, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, तो पहला, सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, तो सीधा सीधा बोला कि कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि इस अभिव्यक्त शर्त पे की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो पहला तो यही लिख लीजिए, अभिव्यक्त शर्त, कौन सी शर्त, कि यहाँ पे बैठ करके जो भी बातें होंगी उसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो पहला तो ये है कि अभिव्यक्त शर्त है,
और दूसरा अभिव्यक्त शर्त नहीं है, लेकिन न्यायालय को सर्कमस्टेंसेस से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सभी बातें इसी आधार पे की गई होंगी कि इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। देखिएगा, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिससे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय का अनुमान किस बात पर कि कथन का साक्ष्य नहीं दियाना चाहिए। ठीक, कुल मिलाकर के आप किसी व्यक्ति को लेकर के आपने कहा मैं इससे अच्छी अच्छी बातें बुलवा लूंगा, सारा कुछ अपराध से संबंधित, और रिकॉर्ड कर लूंगा और ले जाकर के न्यायालय में प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक, अब वो व्यक्ति आया और आते साथ उसने पहले ही बोल दिया कि देखो भाई, इस कमरे की जो भी बातें होंगी वो न्यायालय में नहीं पेश की जाएंगी। यदि उसने पहले ही बोल दिया है तो अब वो चाहे अपने अपराध के बारे में स्वीकृति करे, चाहे कुछ भी बोले, उसमें से कोई भी स्वीकृति न्यायालय में आकर के साक्ष्य के रूप में ना तो पेश की जाएंगी ना तो साबित की जाएंगी। और मान लो व्यक्ति आए और आकर के टेप रिकॉर्डर सुनाना शुरू कर दे, तो आप है पक्षकार, आप क्या कर सकते हैं? आप लेंगे धारा 23 का लाभ और आप बोलेंगे कि सर, ये सारे कथन इस शर्त पे किए गए थे कि इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक, और जैसे ही आप ऐसा कहेंगे, जज साहब क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, अब ये टेप क्या है, एडमिसिबल नहीं है। ठीक, तो या तो पक्षकार के बीच अभिव्यक्त शर्त रही हो, या तो न्यायालय खुद ही अनुमान लगा ले कि सच में ऐसा कोई कंडीशन रहा होगा कि पक्षकार इसी बात पे सहमत हुए होंगे कि इसके संबंध में न्यायालय में या कहीं पे भी साक्ष्य नहीं पेश किया जाएगा। ठीक, तो ये है धारा 23। हेडिंग से तो लगता है कि रेलेवेंसी बता रही है, जबकि असल में क्या बता रही है कि कब इररेलेवेंट है। ठीक, लास्ट धारा देखिएगा, धारा 31। धारा 31 सीधी बात करता है कि जब किसी पक्षकार ने एडमिशन कर लिया है सुसंगत तथ्य के संबंध में या विवादित तथ्य के संबंध में, तो वो उसकी कनेक्टिविटी कितनी है या उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है। कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, केवल विबंध के रूप में काम करता है, ओनली एज स्टॉपर। केवल विबंध के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक बार यदि पक्षकार ने स्वीकृति कर ली है तो अब उसको उस स्वीकृति से पलटने नहीं दिया जाएगा। उसको कह दिया जाएगा कि अब तुम इससे नहीं पलट सकते। ठीक, चलिए, और ऐसा मास बंक अगली बार करना हो तो मेरे को बता देना यार, मैं भी आराम किया करूंगी घर पे। ठीक है, चलिए। सेक्शन 31 को रूल ऑफ नेसेसिटी भी बोलते हैं। बिल्कुल, रूल ऑफ नेसेसिटी भी बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। ठीक, चलिए कल पढ़ेंगे अपन कन्फेशन, कन्फेशन क्या है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच।